Assalamu alaikum class 10th boys and girls. Hope you are fine and well. I am your biology lecturer. Today 18th June 2020. Our topic of discussion is homeostasis. जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपना फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमने स्टार्ट करना है अपना नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ होम्योस्टेसिस चैप्टर नंबर 11। और होम्योस्टेसिस में हमने पढ़ना क्या है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी होम्योस्टेसिस के बारे में, देन उसके मेजर कंटेंट्स जो कि इस चैप्टर में हमने पढ़ने हैं। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करना, ठीक है। इंटरनल कंडीशंस यानी जो बॉडी के अंदर की सिचुएशंस हैं, अंदर की कंडीशंस हैं, उनको मेंटेन करना और इस चीज़ को देखना कि बॉडी की कंडीशंस जो हैं लाइक उसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं। बॉडी टेम्परेचर होता है, बॉडी सॉल्ट्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, कि वो कैसे बॉडी के अंदर कंट्रोल रह रहे हैं, वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। और ऑल दो जो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं वो जैसे भी हों, ठीक है। तो होम्योस्टेसिस के इस चैप्टर में हमने पढ़ना है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स में होम्योस्टेसिस, ह्यूमंस में कैसे होम्योस्टेसिस होता है, इसके अलावा यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। इसके अलावा डिसऑर्डर ऑफ किडनी। तो ये 4 मेजर कंटेंट्स हैं जो कि हमने इस चैप्टर में कवर करने हैं, ठीक है। तो दोबारा आते हैं होम्योस्टेसिस की तरफ। होम्योस्टेसिस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, या जिसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है कि इसके थ्रू बॉडी की इंटरनल कंडीशंस जो हैं उनकी मेंटेनेंस होनी है, ठीक है। और डिस्पाइट द चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो मर्जी चेंजेस हो रही हों, लेकिन बॉडी की इंटरनल कंडीशंस जो हैं वो मेंटेन रहनी चाहिए, वो इन इक्विलिब्रियम रहनी चाहिए। जैसे कि हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। जबकि जो इन्वायरमेंट है उसमें फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, उसमें चेंजेस आती रहती हैं। कभी जो टेम्परेचर है वो 37 से अबव होता है, कभी ऐसे होता है कि 37 से बिलो होता है, लेकिन बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो हमेशा ही 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप सांस लेते हैं तो हवा बाहर से जब आपके नॉस्ट्रल्स में जाती है, ठीक है, आपकी बॉडी में एंटर होने के लिए आपके नॉस्ट्रल्स में हवा जाती है, तो नोज़ के अंदर जो म्यूकस होता है या जो फाइन हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनका काम होता है कि उस हवा को मॉइस्चन कर देते हैं और उसका टेम्परेचर जो है वो अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो जब आप एयर को एक्सहेल करते हैं, हवा को बाहर निकालते हैं, तो आप देखते हैं कि वो हवा थोड़ी गर्म होती है। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है वो बाहर के टेम्परेचर से जो है वो चेंज नहीं होता है। बाहर का टेम्परेचर आइदर ज़्यादा हो और बिलो हो, लेकिन जो इंटरनल टेम्परेचर है वो फिक्स ही रहता है, दैट इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, जिस कंडीशन को आप कहते हैं कि फीवर कहते हैं जिस कंडीशन को, ठीक है। तो क्या होता है, आपकी बॉडी के एंजाइम्स जो कि वर्किंग करते होते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो भी डिस्टर्ब होते हैं, वो भी अपना काम करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपको वीकनेस फील होती है, ठीक है। और आप बिल्कुल अपने जो प्रॉपर कॉन्शियस कंडीशन है उसमें आप नहीं रहते हैं, ठीक है, टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से। तो इंटरनल टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बॉडी का, ठीक है। और इसे मेंटेन करना ही होम्योस्टेसिस कहलाता है, ठीक है। अब होम्योस्टेसिस में सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं आता, उसके अलावा बाकी भी चीज़ें होती हैं जिन्हें मेंटेन करना ज़रूरी होता है, ठीक है। लाइक यहाँ पर डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो कि होम्योस्टेसिस में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और पहला प्रोसेस है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब है? ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट्स की जो फ्लूइड्स हैं, जिनके अंदर वाटर और सॉल्ट्स हैं, उनकी अमाउंट को मेंटेन रखना है, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि रिलेटिव अमाउंट जो होती है वाटर की और सॉल्ट्स की वो हमारे बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये डिफरेंट प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं लाइक डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ठीक है। जैसे कि 9th में हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में, ठीक है।
तो ये जो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस होती है ये रिलेटिव टू कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो डेवलप होता है अलोंग विद सॉल्ट कंसंट्रेशन एंड वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इस तरह जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की वो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन और फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन होती है। इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन की हुई है 9th क्लास में चैप्टर नंबर 4 में, जब हमने पैसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन कहते हैं, थर्म कहते हैं हीट को, रेगुलेशन यानी रेगुलेट करना। तो थर्मोरेगुलेशन है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया एंजाइम्स के बारे में, तो अभी देख लें कि एंजाइम्स जो हैं वो अपना बेस्ट वर्क जो कर रहे हैं वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे कर रहे हैं, और ऑप्टिमम टेम्परेचर जो कि एंजाइम्स का है फॉर देयर बेस्ट वर्किंग वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई भी चेंज आएगा अगर उस टेम्परेचर में तो वो एंजाइम्स की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा 37 से तो तब भी एंजाइम जो है वो रप्चर होना स्टार्ट हो जाएंगे, उनकी डीनेचरेशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी उनका जो काम करने का रेट है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब टेम्परेचर बिलो जाता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड के, तब भी एंजाइम्स की जो वर्किंग है वो स्लो हो जाती है और वो भी आहिस्ता आहिस्ता डीनेचर होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस जो है होम्योस्टेसिस में वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं हमारी बॉडी के वो एलिमिनेट होते हैं बॉडी से, ताकि इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन किया जा सके, उन्हें इक्विलिब्रियम में रखा जा सके। नाउ व्हाट आर मेटाबॉलिक वेस्ट? मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब है कि कोई भी मटेरियल जो कि प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, ठीक है, और वो हार्म करता है बॉडी को, यानी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, ठीक है। पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा होम्योस्टेसिस के बारे में और डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़े, ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन जो कि होम्योस्टेसिस में होते हैं। अब हमने पढ़ना है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। तो क्या होता है कि प्लांट जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं टुवर्ड्स इन्वायरमेंटल चेंजेस और अपनी इंटरनल कंडीशंस को वो कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। वो भी होम्योस्टेसिस के प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं, और डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं जो जिन्हें वो अडॉप्ट करके अपनी बॉडी के अंदर वाटर और अदर केमिकल्स को स्टोर कर सकते हैं, उन्हें अपनी बॉडी के अंदर रख सकते हैं। अदर केमिकल्स लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस मटेरियल्स एक्सेट्रा। अब हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, ठीक है, कि किस तरह जो वेस्ट मटेरियल है या किस तरह डिफरेंट केमिकल्स हैं, गैसेस हैं, ठीक है, वाटर है, वो हमारी जो प्लांट बॉडी है उससे रिमूव होता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास प्रोसेस है वो है मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। यानी क्या मेथड है जिसके ज़रिए जो ये गैसेस हैं, एक्स्ट्रा गैसेस, ये प्लांट बॉडी से रिलीज़ हो सकती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। डे टाइम में क्या होता है, दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है सेलुलर रिस्पायरेशन के नतीजे में, जो कि यूटिलाइज हो रही है, ठीक है, इन फोटोसिंथेसिस। और इस तरह ये जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट में शामिल नहीं होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्रोड्यूस हो रही है सेलुलर रिस्पायरेशन में वो यूज़ हो जाती है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो जब वो यूज़ हो रही है फोटोसिंथेसिस में इट मीन्स कि वो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन रात के वक्त क्या होता है, रात के वक्त ये सरप्लस हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड की यूटिलाइजेशन जो है वो ज़ीरो हो जाती है, इस वजह से कि रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, सिर्फ सेलुलर रिस्पायरेशन हो रही है। तो जब सिर्फ सेलुलर रिस्पायरेशन ही हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेस अमाउंट में बन रही है, ठीक है, और वो सेल से, टिश्यू से रिमूव होती जाती है, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये स्टोमेटा के ज़रिए प्लांट के लीव से निकलती जाती है, यंग रूट्स से भी ये डिफ्यूज़ हो जाती है, ठीक है, जर्नल सर्फेसिस ऑफ रूट्स जो हैं उनसे भी निकल जाती है, और स्पेशली जो रूट हेयर्स हैं उनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ हो जाती है एट नाइट टाइम, क्योंकि नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, तो कोई भी और वे ऐसा नहीं होता जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर ले।
अब बात करेंगे ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन जो है वो मेसोफिल सेल्स में प्रोड्यूस हो रही होती है ड्यूरिंग डे टाइम और एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जब इसकी यूटिलाइजेशन हो जाती है सेलुलर रिस्पायरेशन में, तो उसके बाद मेसोफिल सेल्स जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को स्टोमेटा के ज़रिए बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है ये इन्वायरमेंट में आ जाती है और इन्वायरमेंट से फिर ऑर्गेनिजम्स इसे इनहेल कर लेते हैं और वो अपना ब्रीदिंग का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो इसी तरह जब हमारे पास ट्रीज़ जो हैं, प्लांट्स जो हैं, जब वो इनफ अमाउंट में नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा इन्वायरमेंट में। ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन इनहेल के लिए तो ऑर्गेनिज्म मौजूद है लेकिन प्लांट्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक नया थ्रेट आता है इन्वायरमेंट को, वो होता है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है वो वार्म अप होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। हम जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो वाटर होता है वो सॉइल से भी आता है, इसके अलावा जब सेलुलर रिस्पायरेशन हो रही होती है तब भी वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब प्लांट्स जो है वो अपनी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर करते हैं अपने सेल्स में और सख्त हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा वाटर होता है प्लांट बॉडी के अंदर वो थ्रू ट्रांसपायरेशन बॉडी के बाहर रिलीज़ हो जाता है। ट्रांसपायरेशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो एक्स्ट्रा वाटर है वो लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द प्लांट्स। ठीक है, ये भी आप 9th क्लास में पहले पढ़ चुके हैं इन चैप्टर नंबर 8। अब रात के वक्त क्या होता है, रात के वक्त यूजुअली ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है वो नहीं हो रहा होता। ठीक है, और स्टोमेटा भी बंद हो रहे होते हैं, और अगर हाईली कंटेंट हो सॉइल के अंदर तो वो भी एंटर होते रहते हैं प्लांट्स के अंदर। तो इस तरह जो जाइलम वेसल्स हैं जो कि वाटर की कंडक्शन कर रही हैं उसमें पानी बहुत ज़्यादा हद तक भर जाता है। ठीक है, और वो फिर फोर्स करता है प्लांट के अंदर मौजूद स्पेशल पोर्स को कि उनके अंदर से पानी को बाहर रिलीज़ करें प्लांट बॉडी के बाहर। और ये जो स्पेशल पोर्स होते हैं ये लीव्स की टिप्स पर होते हैं, उनके एजेस पर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फिर वो ड्रॉप्स की शक्ल में वाटर को अपेयर करते हैं। तो ये जो वाटर अपेयरेंस होती है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स ऑन द टिप्स एंड एजेस ऑफ द लीव, इसे कहते हैं गुटेशन। अब गुटेशन जो है इसको आप ड्यू ड्रॉप से कंफ्यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ड्यू ड्रॉप्स जो हैं वो कंडेंसेशन होती है एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स हैं। ठीक है, यानी एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स होंगे वो कंडेंस होके प्लांट्स की लीव्स की सरफेसेस पर जो ड्रॉप्स बनाते हैं वो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं। लेकिन गुटेशन जो है वो प्लांट्स का ही एक्स्ट्रा वाटर होता है जो कि लीव्स की एजेस और टिप्स से निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। प्लांट्स जो हैं वो डिपॉजिट करते हैं बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक वेस्ट को अपनी बॉडीज़ में। ठीक है, और हार्मलेस इंसॉल्युबल मटेरियल में उसे कन्वर्ट कर देते हैं ताकि बॉडी को हार्म भी ना हो। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्सालेट जो है वो डिपॉजिट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स लीव के अंदर और स्टेम्स के अंदर। ठीक है, और काफ़ी प्लांट्स के अंदर लाइक टमाटो के अंदर भी जो कैल्शियम ऑक्सालेट है वो भी डिपॉजिट हो जाता है। ट्रीज़ के अंदर क्या होता है, ट्रीज़ जो होते हैं वो अपने लीव्स शेड कर लेते हैं हर साल। ठीक है, जैसे एक ख़ज़ां का मौसम आता है जिसमें पत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं, लीफ फॉल होते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स क्या करते हैं वो अपने जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो तमाम लीव्स के अंदर स्टोर कर देते हैं, और जब लीव्स शेड होते हैं, लीव्स गिरते हैं, तो जितना भी मटेरियल होता है वो तमाम रिमूव हो जाता है बॉडी से। इसके अलावा कुछ और वेस्ट मटेरियल हैं जो कि प्लांट बॉडी में होते हैं। फॉर एग्जांपल रीजन्स होते हैं कॉनिफरस ट्रीज़ में, गम्स होती है कीकर में, लेटेक्स होता है रबर प्लांट में, म्यूसिलेज होता है कार्निवोरस प्लांट और लेडी फिंगर में। ठीक है, अब ये जो रिमूवल हो रही होती है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की, ये सेकेंडरी फंक्शन है लीफ फॉल का। ठीक है, यानी लीफ फॉल जो है वो इसको रिमूव कर रहे हैं। इसके अलावा अगर लीफ जो हैं वो शेड नहीं होते तो कैल्शियम ऑक्सालेट जो है वो वैसे ही हार्मलेस जो मटेरियल है उसकी शक्ल में लीव्स के अंदर स्टोर रहता है। ठीक है, यानी अगर लीव्स शेड होंगे तो वो लीव्स के साथ ही शेड हो जाएगा, उतर जाएगा, लेकिन अगर लीव्स शेड नहीं होंगे तो कैल्शियम ऑक्सालेट जो है वो वैसे ही हार्मलेस मटेरियल की तरह प्लांट के अंदर स्टोर रहेगा। Okay class, now take out your page 18.
पेज नंबर 18 निकालें। Homeostasis may be defined as the maintenance of internal conditions of body at equilibrium despite changes in external environment. For example, the core of temperature of human body remains at about 37 despite fluctuations in the surrounding air temperature. ठीक है, यहाँ तक होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल है, इसे अंडरलाइन कर लें। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। Similarly, blood glucose level remain about 1 gram per liter despite eating a meal rich in carbohydrate. Body cells need the internal environment in which do not change much. Stable internal conditions are important for the efficient functioning of enzymes. ठीक है, तो ये जो है ये एमसीक्यू के लिए है। ठीक है, और इसके अलावा आपने नेक्स्ट करना है फॉलोइंग आर दी सम प्रोसेसेस ऑफ होम्योस्टेसिस, और इन्हें भी अंडरलाइन करना है। ऑस्मो रेगुलेशन, it is a maintenance of amount of water and salts in the body fluid, that is blood and tissue fluids. We know that the relative amount of water and salts in body fluid and inside the cells control the processes of diffusion and osmosis, which are essential for the functioning of cell. Next है thermoregulation. The maintenance of internal body temperature is called thermoregulation. The enzymes of body work best at the particular temperature, optimum temperature. Any change in the body temperature may affect the functioning of enzymes. Next है excretion. Excretion is also a process of homeostasis. In this process, the metabolic waste are eliminated from body to maintain the internal conditions at equilibrium. इसके सामने ये ब्लू बॉक्स में मेटाबॉलिक वेस्ट की डेफिनेशन है, इसके ऊपर लिखे डिफाइन मेटाबॉलिक वेस्ट। Metabolic waste mean any material that is produced during body metabolism that may harm the body. Next है homeostasis in plants. Plants respond to environmental changes and keep their internal conditions constant, that is homeostasis. They apply different mechanism for the homeostasis of water and other chemicals, oxygen, carbon dioxide, nitrogenous materials. अब सबसे पहला पॉइंट है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो पहले पे आप हेडिंग दें रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। In daytime, the carbon dioxide produced during cellular respiration is utilized in photosynthesis and hence it is not a waste product. At night, it is surplus. Surplus का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हो जाना. Because there is no utilization of carbon dioxide, it is removed from the tissues by diffusion. In leaves and young stems, carbon dioxide escape through stomata. In young roots, carbon dioxide is diffuses through the general root surfaces, especially through root hairs. Next है removal of oxygen. Oxygen is produced in mesophyll cells only during daytime as a byproduct of photosynthesis. After the utilization in cellular respiration, the mesophyll cells remove extra amount of water, extra amount of oxygen through stomata. Next point है हमारे पास removal of extra water. We know that plant obtain water from soil and it also produce in the body during cellular respiration. Plants store large amount of water in their cells for turgidity. Turgidity का मतलब होता है कि सेल को तनाव में रखना है, प्लांट को तनाव में रखना है, सख्त रखना है, अपराइट रखना है। ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय ट्रांसपायरेशन। यहाँ पर ब्लू बॉक्स में रिकॉलिंग में ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन है। ट्रांसपायरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सर्फेसेज इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। Next है at night. At night the transpiration usually doesn't occur because most plants have their stomata closed. If there is a high water content in soil, water entered the root and accumulated in xylem vessel. Accumulated का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा हो जाना. Some plants such as grasses forces this water through special pores present and leaf tips or edges and form drops. edges कहते हैं किनारों को, और उसके बाद ये drops बनाते हैं. The appearance of drops of water on tips or edges of the leaves is called guttation. ठीक है, इसके बाद जो ये ब्लू बॉक्स है इसमें है
कि how guttation is different from dew drops. Yeah, how we distinguish guttation with dew drops. Guttation is not to be confused with dew, which condenses from the atmosphere onto the plant surfaces. Next are removal of other metabolic waste. Plants deposit many metabolic waste in their bodies as harmless insoluble material. For example, calcium oxalate is deposited in the form of crystals in leaves, stems of many plants, for example in tomato. ये जो लाइन है कैल्शियम ऑक्सलेट वाली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से भी. नाउ टर्न योर पेज 20. In trees which shed their leaves yearly, the excretory products are removed from body during leaf fall. Other waste material that are removed by some plants are resins by coniferous trees, gums by kikar, latex by rubber plant and mucilage by carnivorous plant and ladyfinger. ठीक है. इसके बाद ये ब्लू बॉक्स सामने देखें. द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इज अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ लीफ फॉल. यानी लीफ फॉल तो होते ही हैं. लीफ फॉल का जो सेकेंडरी फंक्शन है वो ये भी है कि लीफ फॉल के ज़रिए जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं प्लांट की सर्फेसिस से. If the leaves are not shed, the calcium oxalate just remain as harmless crystals in the leaves. यानी अगर लीव शेड नहीं होते तो कैल्शियम ऑक्सलेट जो है ये हार्मलेस मटेरियल की तरह क्रिस्टल्स की फॉर्म में लीव्स के अंदर रहता है. अब ये डायग्राम देखें. रीजन्स ड्रॉप्स फ्रॉम अ कट ट्री, लेटेक्स being extracted from a tree, mucilage drops on carnivorous plant. ठीक है. तो ये रिमूवल है सम अदर वेस्ट मटेरियल की. नाउ टर्न योर समर वेकेशन वर्क. समर वेकेशन वर्क में जब आप चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 11 देखेंगे तो उसमें फर्स्ट से 23rd MCQs हैं जो कि आज के टॉपिक में है. ठीक है. फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन से 18th शॉर्ट क्वेश्चंस तक जो ये टोटल 18 शॉर्ट क्वेश्चन है ये आज के लेक्चर में से हैं. और बुक में से क्वेश्चन नंबर 2 और 4 यानी क्वेश्चन नंबर 2nd एंड 4th ये दो क्वेश्चन हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आज के लेक्चर्स में से हैं. ठीक है. तो समर वेकेशन वर्क में ये जो MCQs हैं ये आपने उसी पर ही सॉल्व करने हैं जो आपने समर वेकेशन वर्क लिया हुआ है. ठीक है. और इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपने अपने समर पैक का जो रजिस्टर आपने लेना है सेपरेटली उस पर सॉल्व करने हैं. ठीक है. तो उसमें आपने ऐसे नहीं करना कि कंप्लीट, अगर तो आप कंप्लीट क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो आप कंप्लीट क्वेश्चन लिख सकते हैं. नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन में से जो पॉसिबल हेडिंग बन रही है नंबरिंग करके आपने वो हेडिंग लिखनी है और फिर उसका आंसर लिखना है याद करके. ठीक है. अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसकी आपको समझ नहीं आती है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है. और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन भी होगा जिसकी हेडिंग नहीं बनती है तो आप वो कंप्लीट क्वेश्चन भी लिख सकते हैं. ठीक है. होप यू अंडरस्टैंड क्लास. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. थैंक यू. टेक केयर.